नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब बाकी के बचे 4 चरणों के लिए सियासी दल पसीना बहा रहे हैं। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया था कि वह किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता के मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार हैं। अब उनके बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ना तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और ना ही विपक्ष के नेता हैं, जो किस हैसियत से मोदी जी के साथ बहस करना चाह रहे हैं, क्योंकि वह महज कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को जुबानी हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नहीं 21वीं सदी के राजा हैं। कैबिनेट, संसद और संविधान से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अपने मन से पीएम मोदी निर्णय लेते हैं। उनके पीछे 2 से 3 फाइनेंसर हैं। राजा की असली ताकत उनके ही पास है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बहुत से राजा हुए जिनमें अहंकार नहीं था, लोगों की बात सुनते थे। दरअसल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार को समृद्ध भारत फाउंडेशन के राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। राहुल गांधी के डिबेट वाले चैलेंज पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि मैं आज कांग्रेस को दो टूक कहूंगा। भारत के मुसलमान कोई इधर उधर जाएगा, ऐसा मानने की कोशिश ना करें। कांग्रेस के शहजादे आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं। आप उनके 2014, 2019 और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए, वह वही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने कहा कि आप लिखकर रखिए, देशवासियों, भाजपा सारे रिकॉर्ड तोड़कर 400 से ज्यादा सीट जीतने में कामयाब होगी। मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, 22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस से गंगाराम कठेरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रत्नेश मिश्रा जी, जिस तरह राहुल गांधी ने खुलकर चैलेंज किया है पीएम मोदी के लिए कि वो मुझसे डिबेट नहीं कर सकते, अब यहाँ पर कई तरह के सवाल बनते हैं। आज बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने भी एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा था कि राहुल गांधी किस तरह से बहस करना चाहते हैं और किस बेस पर वो बहस करना चाहते हैं। आखिर वो कांग्रेस के सांसद हैं, ना तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही वो विपक्ष के नेता हैं। पुष्पेंद्र जी, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। आवाज जा रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी हार को नजदीक देखकर वो परेशान है और भयभीत है। परेशान और भयभीत है। वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उनकी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है यहाँ जी। अब मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज जा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिल पा रही है। हाँ, मैं बस उनसे इतना पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी किस अधिकार या किस हैसियत से माननीय प्रधानमंत्री जी को खुली बहस के लिए चुनौती दे रहे हैं? ना तो आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ना आप इंडिया गठबंधन के संयोजक हैं, ना आप इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अब कांग्रेस इस बात को जो कह रही है कि एक कॉन्सेप्ट बताएंगे कांग्रेस के लिए कि अमेरिका में ऐसा है कि विपक्ष के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री जो पद के होते हैं उनसे, जो राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होते हैं उनसे खुली बहस होती है जी। तो मेरे कांग्रेस के साथियों को ये पता होना चाहिए कि वो उन्हीं दो लोगों के बीच होती है जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के फाइनली कैंडिडेट्स होते हैं के प्रेसिडेंशियल पोस्ट के।
तो राहुल गांधी एकमात्र सांसद, और मैं तो चुनौती देता हूं राहुल गांधी को आपके माध्यम से कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से क्या बहस करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी की पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूं, बगल में है मेरे रायबरेली, मैं जब बुलाएंगे तब आ जाऊंगा। वो मुझसे बहस कर लें विकास के मुद्दों पर, वो मुझे हरा दे, उसके बाद मेरे नेता तो चले जाए। अरे राहुल गांधी जी, आपको ये नहीं पता है कि कब क्या बोलना होता है, कैसी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, कौन से क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं। और आप देश के प्रधानमंत्री को, जिनको पूरा विश्व एक अच्छा नेता मानता है, प्रभावशाली नेता मानता है, आप उनको चुनौती देते हैं। अब वही एक अवध में कहावत है पुष्पेन जी कि दादा हमारे लड़के बागे से कहीं का वैकेंसी फेंक दी। वही है कि पिताजी हमारे शेर से लड़ गए, अंजाम क्या हुआ। तो राहुल गांधी जी, ये बचकानी बातें मत करिए आप। आपकी अभी वो राजनीतिक परिपक्वता नहीं आई आपने कि आप प्रधानमंत्री जी को खुली बहस की चुनौती दे सकें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका राजनीतिक करियर पूरी तरह खत्म हो जाए। ठीक है गंगाराम कठेरिया जी, जिस तरह राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, उसी तरह तो रत्नेश मिश्रा जी भी बोल रहे हैं कि भाई आप उनसे क्या, आप मुझसे बहस कर लीजिए। तो क्या वो रेडी हो जाएंगे बहस करने के लिए? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पन जी, और हमारे साथी को भी नमस्कार। अब मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं कि भाई ने कहा है, हमारे रत्नेश मिश्रा जी ने कहा कि क्या राहुल गांधी जी मुझसे बहस कर सकते हैं। तो मैं इनसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि ये किस हद से कह रहे हैं, किस अधिकार से कह रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, अगर राहुल गांधी जी ने ये बात कहा है, अब कही है ये बात, और चूंकि ये सोशल मीडिया पे चला है और पूछा गया है, कहा गया, तो उनसे आपने परसों वाले जो देखा होगा कि जो अधिवेशन चल रहा था वहां पे संविधान का जी, तो वहां पर एक व्यक्ति ने, नागरिक ने सवाल किया था राहुल गांधी जी ने और राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी ने सीधे कहा है कि मैं किसी 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी डिबेट नहीं करेंगे। देखिए, अब इनके एक प्रवक्ता साथी ने कहा है कि वो किस हद से कह रहे हैं। तो हमें ये, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या आज देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या आज देश के अंदर संविधान खत्म हो गया है? क्या आज कोई भी गरीब नागरिक या कोई भी देश का नागरिक क्या जवाब सवाल अपने देश के प्रतिनिधि से नहीं कर सकता है? क्या अपने सांसद से नहीं कर सकता है? क्या पूछ नहीं सकता है? क्या आज जिस तरीके से तानाशाही रवैया, ये एक तानाशाही रवैया हो गया है कि किस हक अधिकार से पूछ रहे हैं? भाई इस देश के नागरिक हैं, और सुनिए, वो इस देश के प्रतिनिधित्व हैं। बताना चाहूँ कि देखिए, जब भारत हमारा आजाद हुआ था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। तो उन्होंने एक संसद परिसर में एक महिला घुस गई थी, मैंने याद दिलाना चाहता हूँ, वाकया बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की एक महिला, बूढ़ी महिला संसद परिसर में घुस गई थी, और जैसे ही वो गाड़ी से हमारे प्रधानमंत्री जी निकले, और उस महिला ने हमारे भाई नेहरू जी का, प्रधानमंत्री जी का गलेमान पकड़ लिया, गलेमान कि आप तो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन हमारे लिए आपने क्या किया? तब हमारे नेहरू जी ने जवाब दिया कि मैंने आपको ये अधिकार दिया है, आपके लिए क्या कि आप किसी का भी, आप बताइए, प्रधानमंत्री का काला गलेमान पकड़ कर आप पूछ सकते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तो मैंने याद दिलाना चाहता हूँ कि एक वो देश था, एक वो भारत, ये समझिए कि उस भारत की यहाँ पे कल्पना की गई है, और आपके यहाँ पे आप कह रहे हैं कि किस अधिकार से पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि नरेंद्र मोदी से, आज नरेंद्र मोदी मुझसे बहस करने, आपके जो प्रवक्ता साथी कह रहे हैं वो मुझसे बहस करने हैं। क्या लोकतंत्र खत्म हो गया क्या देश के अंदर? आप तानाशाही रवैया पूरा अपना रखे, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है क्या देश के अंदर? क्या बिल्कुल संविधान खत्म कर दिया क्या आपने? गंगाराम जी, अभी आपने कहा कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे देश की आजादी के बाद। आपको मैं एक बात अच्छे से बता दूं कि वो बने नहीं थे, उनको जबरदस्ती बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कायदे में प्रधानमंत्री बनने के हकदार थे।
और जब 1946 में आपके राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव हुए थे, उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे आगे रहे। 15 प्रांत के जो अध्यक्ष थे, जब उन्होंने वोटिंग की तो 12 प्रांत के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, बाकी 3 ने किसी और को, नेहरू जी को किसी ने नहीं किया। रत्नेश मिश्रा जी। अब मैं पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत आजाद होने के बाद प्रथम चुनाव कब हुआ था और क्या नाम उनकी पटेल जी की मृत्यु कब हो गई थी। उसके बाद वो कैसे प्रधानमंत्री जी बन सकते थे जब थे ही नहीं वो। भाई साहब 1946 में ही ब्रिटिश सरकार ने सत्ता कांग्रेस को सौंप दी थी। 1940 मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत हमारा आजाद कब हुआ था। आप 1940 की बात करते हैं, हमारा देश कब आजाद हुआ था। हाँ बताइए। और हमारे देश में संविधान कब बना था और आजाद होने का प्रथम चुनाव कब हुआ था। आप बात को समझ ही नहीं पा रहे। आप बात को समझ ही नहीं पा रहे। जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई अब इस देश में दाल गलने वाली नहीं है, तभी कांग्रेस से बोल दिया था कि आप अपने हाथ में सत्ता ले लीजिए। 1946 में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव करवाए थे। समझ नहीं पाया। मैंने कहा कि भारत देश आजाद होने के बाद जो प्रथम चुनाव हुआ था उसका मैंने कहा था प्रधानमंत्री जो बने थे। चलिए ठीक है, ठीक है। आपने बोला, मैंने बोला कि भारत आजाद होने के बाद आप क्या लीजिएगा, मैंने बोला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आजाद होने के बाद ठीक है। चुनाव जो हुआ था तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू बने थे और उस समय पटेल जी की, सरदार पटेल जी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, ठीक है। रत्नेश मिश्रा जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने मान लिया कि राहुल गांधी किस हैसियत से प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहे। दूसरी बात इन्होंने लोकतंत्र की कही। देखिए, देश को मूर्ख समझते हैं ये कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ता। हमने देश को लोकतंत्र नहीं रहने दिया। अरे भाई, इमरजेंसी आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके आपकी पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने राज्य की सरकारें बर्खास्त की। विपक्ष के नेता को अपनी माता को 27 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रही, उनको देखने नहीं जाने दिया इमरजेंसी लगा के। उनकी माता की मृत्यु हो गई, उनको अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया। ये तो स्थिति थी। ये कहते हैं कि हमने इमरजेंसी के टाइम पे कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई बुराई कर देता था तो पुलिस उसे पकड़ ले जाती थी। ये तो इनका काला इतिहास रहा है। ठीक है, देश को रांधने का पूरे आधे से ज्यादा संविधान को बदलने वाला 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी? आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट को उस संविधान संशोधन को नल एंड वाइट करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि 1973 के केशवानंद भारतीवाद में बताए गए बेसिक स्ट्रक्चर के जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दी गई थी उसको फॉलो नहीं किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने। और ये कह रहे हैं कि हम संविधान का संरक्षण नहीं कर रहे। गजब की बात करते हैं। अरे भैया, राहुल गांधी जी ओबीसी की बात करते हैं। जब तक कांग्रेस की सरकार रही ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा नहीं दिया गया, हमारी सरकार ने दिया। आर्टिकल 21 के तहत राइट फूड का अधिकार दिया गया। आज देश के प्रत्येक गरीब को उसके भोजन के अधिकार से को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक, आपकी सरकारें जब हुआ करती थी तो किसानों को जो सहायता राशि पहुंचती थी वो पहुंचते पहुंचते 15 पैसे 25 पैसे पहुंचती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके स्वर्गीय नेता जी कह के गए, राजीव गांधी जी। हमने 5% पहुंचाने का काम किया। अब ये हमारे ऊपर दावा ठोकते हैं कि भैया हमने डेमोक्रेसी को खतरा दे दिया। अब बताइए, प्रधानमंत्री को इनके नेता नीच आदमी बोलते हैं। देश भाजपा के वोटर्स को ये लोग राक्षस बोलते हैं। ठीक है, इनके नेता एक माननीय सांसद जी का नाम लेकर सड़कों से उनकी तुलना करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती और ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करके नेता बात कर रहे हैं और कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी जी की भाषा शैली आपने सुनी। नरेंद्र मोदी तो डर जाता है, नरेंद्र मोदी भाग जाता है। मुझे नहीं लगता नेहरू जी ने कभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। अब आ जाते हैं कि इन्होंने जो कहा कि आपने जो बात कही कि नेहरू जी जो प्रधानमंत्री वाला बात, देखिए भैया, आप जो ये कांग्रेस वाले हैं ना, इनको इतिहास जो कुछ फैक्ट दे दिए जाते हैं उसी पे दौड़ते रहते हैं। आपने कभी ये नहीं कहा कि भारतीय संविधान के लागू होने के बाद जो चुनाव हुए उसमें वो निर्वाचित प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके पहले हमारी संविधान सभा पार्लियामेंट के रूप में भी काम करती थी और उस पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष हुआ करते थे जीबी मावलंकर,
ठीक है। और उसके जो नेता हुआ करते थे उस सदन के, वो हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वाज वर्किंग एज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल द फर्स्ट जनरल लोकसभा इलेक्शन इन 1952। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग पढ़ के चले आते हैं। और पुष्पेंद्र जी वही बात बता रहे हैं, अभी उसको घुमा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इनका काला इतिहास रहा है कि दूसरा काम करेगा, लेकिन उसको गिनाएंगे ये लोग। अब इनको मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। इमरजेंसी लगाई थी कि नहीं? 42वां संविधान संशोधन किया था कि नहीं? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने 356 का प्रयोग किया था कि नहीं? इमरजेंसी के टाइम पे राजनाथ सिंह जी को उनके माध्यम से सरकार में क्यों नहीं डाल दिया गया? इंदिरा गांधी जी की सरकार में आप ये बताइए, इंदिरा गांधी का इतनी मजबूती सरकार अभी तक किसी की नहीं है। विदेश मंत्रालय अभी तक किसी का इतना मजबूत नहीं रहा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चलिए गंगाराम जी सुनिए, आप बताइए बता रहे ना। गंगाराम जी मुझे काम बता दीजिए। गंगाराम जी आप मुझे विदेश नीति के डेवलपमेंट बता दीजिए। ठीक है गंगाराम जी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मैं अपने फिर साथी को बताना चाहता हूँ कि जो भी किया अभी तक कांग्रेस ने, ये अपना एक अच्छा बता दें कांग्रेस ने क्या किया है। यहाँ पर आपके ओबीसी के लिए आरक्षण जो आज दिया जा रहा है, आरक्षण देने कांग्रेस ने राजीव गांधी जी की सरकार में आरक्षण आया था। आप समझिए, जिला पंचायत जो अधिकार दिया गया था आरक्षण को, राजीव गांधी जी ने दिया था। टाइम दीजिए, ठीक है, चलिए ठीक है। गंगाराम जी सुन लीजिए रत्नेश मिश्रा जी को भी सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए। रत्नेश मिश्रा जी को सुन लीजिए। गंगाराम कठेरिया जी, देखिए गंगाराम कठेरिया जी कह रहे हैं कि ओबीसी का मंडल कमीशन राजीव गांधी लाए थे। हाँ। अरे भैया, तब बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हाँ। आपको ये नहीं पता है कि मंडल कमीशन लाया कौन था? और सुन लीजिए, और बीपी सिंह की सरकार को समर्थन किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। आपने तो उनको सत्ता तक में नहीं टिकने दिया। आपने तो उनको सत्ता तक में नहीं टिकने दिया। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मंडल कमीशन फिर आप चिल्लाने लगे, चिल्ला लीजिए। नहीं गंगाराम जी ऐसे नहीं, एक एक करके बोलिए और आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। आप रत्नेश मिश्रा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। रत्नेश मिश्रा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, इनको पता ही नहीं। ये कह रहे हैं कि मंडल कमीशन राजीव गांधी जी ने लागू किया था, जबकि बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। बीपी सिंह की सरकार को जनसंघ के सांसदों का समर्थन था। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं, बस उठ के चले आते हैं और उलूल जुलूल बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। खैर, ये आपकी नेता की आदत है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आपके नेता भी यही काम करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ कि इन्होंने जो कहा, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। ये मुझे, अब फिर मैं कह रहा हूँ, अरे मैं गंगाराम जी सुन लीजिए, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। गंगाराम जी अपनी बारी पे बोलिए, आप पूरी बात पूरी हो जाएगी। गंगाराम जी ने एक बात कही कि इंदिरा गांधी के समय के बाद उतना तगड़ा विदेश मंत्रालय नहीं आया। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जब राजीव गांधी जी ने विदेश मंत्रालय अपने पास रखा तो राजीव गांधी जी कमजोर विदेश मंत्री थे। ठीक। उसके बाद ये कहना चाह रहे हैं कि मनमोहन सिंह की जो 10 साल की सरकार रही उसमें इनका विदेश मंत्रालय कमजोर रहा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब नरसिम्हा राव की सरकार इनकी बनी तो उसमें इनका विदेश मंत्रालय कमजोर रहा। ठीक है। अब मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूं कि आप मुझे इंदिरा गांधी जी के मजबूत विदेश मंत्रालय के 2 ऐसे काम बता दीजिए जिससे भारतीय विदेश नीति में बदलाव आया। गंगाराम जी ठीक है। अब मैं सबसे पहले साथी को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप काम बताइएगा, 2 काम बताइएगा, बिल्कुल 2 काम बताइएगा, का जवाब दूंगा। अरे बात क्या, आपकी सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा हमारे साथी ने कि राइट टू फूड भारतीय जनता पार्टी है। मैं अपने साथी से कहना चाहता हूँ कि उसको पढ़िएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत बना है और आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 में आई है। तो राइट टू फूड का अधिकार हमारा क्या नाम कांग्रेस ने दिया। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, देखिए ये लोग हमेशा क्या है, गिरते तो नहीं कुछ, लेकिन गिराते अपने नाम को हमेशा अपनी क्या रही है। राजीव गांधी जी कंप्यूटर जनक कहलाए थे। जब राजीव गांधी जी, मैं बताऊंगा, मैं काम बताऊंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आप देखिए, मुस्लिम दिन से बात मत करिए, बता कारवा क्यों मैं बता रहा हूँ आपको।
और दूसरी बात, मैंने कहा पंचायती राज आरक्षण कांग्रेस की राज्य में अब मैं विदेश मंत्रालय इनके इंदिरा गांधी को बता दे रहा हूँ। देखिए, हाँ, 2 काम बताइए। 2 काम मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पाकिस्तान के तोड़फोड़ करने वाली कौन सी पार्टी थी, बताइए। विदेश मंत्रालय का काम था। ठीक है, दूसरी बात, विदेश मंत्रालय का काम था। विदेश में मेरे पीछे विदेश मंत्रालय का काम था। अरे मैंने आपको कहा विदेश मंत्रालय मजबूत था, मैंने उसके काम नहीं गंगाराम जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आपने खुद ही बोला कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में विदेश मंत्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, तो आपकी जो सरकार पहले रही बाद में रही तो उनका विदेश मंत्रालय ठीक नहीं था? आपका विदेश मंत्री को देखिए, आप बता दीजिए। मैं यही कहता हूँ इनसे सवाल आप विदेश के पूछेंगे, ये जवाब रक्षा पे देंगे। युद्ध कभी सब्जेक्ट नहीं होता मेरे भाई। विदेश मंत्री कौन है आप बता दीजिए। आपका विदेश मंत्री कौन है बता दीजिए। नहीं मालूम है, क्योंकि मोदी जी है, जो कुछ है मोदी जी है। और मोदी जी सिर्फ विदेश घूमना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया हमको ये बता दें, हमको बता दें इन्होंने यहाँ पर भारत में क्या किया। चलिए ठीक है, काम किया। ठीक है। आप दोनों मेहमानों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, समय भी कम है और बिल्कुल भी जो बातें होनी चाहिए थी डिबेट में शायद वो बातें आज नहीं हो पाई। आप सवालों से भटक गए, मुद्दे से भी भटक गए। लेकिन जिस तरह देश में देखा जा रहा है, अब चुनावी जंग कांग्रेस और बीजेपी के बीच इतनी हो गई है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।